इससे पहले वाले जो वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सूर्य, चंद्रमा और केतु की क्या व्याख्या की जाती है अष्टम घर के अंदर। अब आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जब मंगल 8th हाउस में आता है, मंगल जब अष्टम में आता है, त्रिक भवनों के दूसरे भवन में आता है, तो उसको हम किस तरीके से डिकोड करेंगे। तो पंडित कृष्ण शांत ने मंगल के बारे में क्या हुआ। मंगल जन्म पत्री का 8वां घर 9वें घर से 12वां होता है और 9वां घर पिता का गिना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी के 8वें घर में मंगल हो तो उसके पिता की उम्र को खतरा होता है। वैसे तो हर ग्रह की शुभ अशुभ हालत तकदीर की दिशा बदल देती है, पर मंगल की अशुभ हालत पिता के लिए विशेष तौर पर खतरा बन जाती है। जिसकी पत्री हो उसे अपने लिए आंखों के लिए अशुभ फल देती है। जोड़ों का दर्द भी हो सकता है और उसकी अपनी उम्र को भी अधेड़ कर देती है। चमत्कार चिंतामणि में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर मंगल 8वें घर में हो तो पत्री के बाकी शुभ ग्रह भी उसकी बुरी तासीर को नहीं कम कर सकते, उसके मित्र भी दुश्मन हो जाते हैं। सो ये सब कुछ मेरे सामने था जब मैंने पंडित जी से 8वें घर के मंगल का उपाय पूछा। वे कहने लगे, पद्म पुराण में लड़ाई के इस कारण मंगल देवता को खुश करने के लिए एक दिलचस्प उपाय बयान किया गया है, जिसके करने से इंसान के क्रोध को बहुत हद तक पानी का छींटा मिल जाता है और शादीशुदा जिंदगी में कुछ अमन चैन हो जाता है। इस उपाय की विधि के मुताबिक पति पत्नी दोनों को स्नान करने के बाद गहरे लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। फिर तांबे के बर्तन को लाल रंग से रंगकर कच्चे चावल से भरकर लाल फूल और चंदन का लेप भी उस बर्तन में रखकर मंगल देवता को अर्पण करना। मैंने बीच में ही पूछा, पंडित जी सफेद चंदन का लेप या लाल चंदन का, और साथ में कोई मंत्र उच्चारण भी होगा? वे कहने लगे, मंगल देवता गहरे लाल रंग का कारक है। हमारे जिस्म में मंगल खून का कारक है, सो चंदन का रंग गहरा लाल होना चाहिए। इस उपाय में 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने की विधि है। यहाँ मंगल देवता को यंत्र की सूरत में कायम रखने का उपाय बताया गया है। इस यंत्र को बांधने की विधि का बड़ा विस्तार है पद्म पुराण में, पर मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। मेरे ख्याल के मुताबिक इस उपाय की सामग्री को हनुमान के मंदिर में अर्पण करना भी उतना ही फलदायक है। मैंने पूछा, ये 8वें घर का मंगल पति की कुंडली में हो तो भी, अगर पत्नी की कुंडली में हो तो भी? वे बोले, जाहिर है कि दोनों की कुंडली में हो इस उपाय का फल दोनों को मिलेगा। साथ ही ये बात कि मंगल किसी भी घर में अगर खराब हालत में हो तो उसका यही उपाय है। पर शादी से मंगल का बड़ा नजदीकी ताल्लुक, शादी के मौके पर गाए जाने वाले गीतों को मंगल गीत कहा जाता है। वैसे भी शुभ मौके का आरंभ मंगल गीतों से होता है, पर जब यही मंगल कुंडली के 8वें घर मौत के घर में होता है तो ये उस कुंडली में थोड़ा मांगलिक दोष पैदा कर देता है। अगर 8वें घर में मंगल नीच राशि का हो तो मंगल गीतों की संगीतमय ध्वनि पति पत्नी के एक दूसरे से खटपट की चिड़चिड़ी आवाजों में बदल जाती है। सो उन आवाजों को शांत करने के लिए ये उपाय काम करेगा। मैंने पूछा, इसके अलावा और कोई उपाय भी होंगे? वे कहने लगे, हाँ, ये उपाय मंगल को खुश करने का था, पर जब मंगल का प्रभाव बहुत ही बुरा हो रहा हो तो उस हालत में मंगल को नष्ट करना ही उचित होगा। उसका उपाय है कि मिट्टी के कुल्हड़ में शहद डालकर किसी वीरान जगह पर जमीन में दबा दिया जाए। मैंने कहा, लगता है मंगल की कारक वस्तुओं को धारण करना या मंदिर में अर्पित करना उसको खुश करने के साधन है, पर उसकी कारक वस्तु को जमीन में दबाना या पानी में बहा देना उसे अपने से दूर करने का संकेत है। पंडित जी कहने लगे, हाँ, ये बात सही है। इस उपाय का तर्क ये है कि यहाँ मंगल की कारक वस्तु शहद को मंगल के दुश्मन ग्रह बुध के बर्तन मिट्टी के कुल्हड़ में डालना, उसे दुश्मन के हवाले करके पाताल में फेंक देना। इसके अलावा एक और उपाय है जिसके मुताबिक मंगल नष्ट नहीं होगा, पर वो हमेशा के लिए कुछ ताबेदार हो जाएगा। यह उपाय है हाथी दांत की कोई वस्तु धारण करना। हाथी राहु का प्रतीक है। राहु मंगल की आपस में बनती नहीं, सो राहु के जहरीले दांतों की बनी वस्तु मंगल को हमेशा अपने ताबेदारी में रखेगी। मुझे आसाम का वो कानून याद आया जिसके लागू होने से वहां हाथी दांत की बनी वस्तुएं नायाब हो गई हैं। मैंने पंडित जी से कहा, हाथी के दांत हासिल करने के लिए लोग हाथी के स्वाभाविक मौत का इंतजार नहीं करते थे, इसलिए हाथियों को मरवाने लग पड़े थे। ये तो गैर कानूनी तौर पर हाथियों की हिफाजत की गई है, पर ये बताइए कि हाथी का शिकार करने वाले एक तरह से राहु का शिकार करते हैं, उनसे राहु बदलाखोर नहीं हो जाता? पंडित जी हंस दिए। इस बारे में किसी पुस्तक में कोई मुतालिया नहीं मिलता, पर तर्क कहता है कि हाथी की मौत का 8वें घर के साथ संबंध है। दूसरे लफ्जों में हाथी को मारने से 8वें घर के अशुभ को और अशुभ करना है। 8वें घर का राहु लकवे की बीमारी देता है
और हाथी को मारने वाले जब राहु का शाप लग जा गया और हाथी को मारने वाले को जब राहु का शाप लग गया, उसका अशुभ हो गया, तो उस इंसान को या उसकी अगली पीढ़ी के किसी व्यक्ति को यह लकवे की बीमारी जरूर होगी। मैंने कहा पंडित जी, ऐसे चिंतन में उतरे बिना जो बेचारे लोग किसी के कहे बताए कोई उपाय कर लेते हैं, लगता है वो कई हालातों में उल्टे भी पड़ सकते हैं। इस बारे में कोई चेतावनी सी आपको जरूर देनी चाहिए। वे कहने लगे, ये सवाल आपने बड़ी ही अहमियत वाला पूछा है। अगर उपाय की बारीकी को ठीक से ना समझा जाए तो उसके करने से बुरा प्रभाव जरूर होगा। मिसाल के तौर पर मैंने अभी 3 उपाय बताए। इनमें से मंगल को नष्ट करने वाला उपाय मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भरकर दबाने वाला सिर्फ उसी हालत में करना चाहिए जब उस इंसान के तीसरे घर में जो भाई का कारक है कोई शुभ ग्रह हो, बृहस्पति या चंद्रमा। जो तीसरे घर की कारक वस्तु, मेरा मतलब है भाइयों की हिफाजत कर रहा हो। इस उपाय के करने से सिर्फ मंगल के 8वें घर पर पड़ रहे अशुभ प्रभाव को ही खत्म किया जा सकता है, पर भाइयों के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। पर इसके उल्टे अगर तीसरा घर कमजोर हो, उस पर राहु या शनि ग्रह की दृष्टि हो, तो इस उपाय को करने से भाइयों को नुकसान हो सकता है। सो उपाय से पहले हर पहलू से उसके शुभ अशुभ को विचार लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर 8वें घर का मंगल एक तपती भट्टी है। जिसके 8वें घर में मंगल हो, अगर वो इंसान अपने घर में ही भट्टी खोदकर उसके ऊपर अपनी औलाद के विवाह समय मट्टी, मिठाई या रोटी बनाए, तो उस औलाद के घर आगे औलाद नहीं होगी। अगर बच्चा हो भी जाए तो जीवित नहीं रहेगा। हाय अल्लाह! मेरे मुंह से निकला और याद आया कि हमारे गांव में शादियों के समय अक्सर घरों के आंगन में ही भट्टी रखवाई जाती थी। उस समय किसी की जन्म पत्री नहीं देखी जाती थी। क्या पता कितने लोगों के 8वें घर में मंगल होता होगा और अनजाने ही वंश बढ़ने से रह जाता होगा। ये बात मैंने पंडित जी को बताई तो कहने लगे, वंश की बर्बादी को रोकने का वंश की बर्बादी को रोकने का ही उपाय है कि उस इंसान को फिर अपने घर में भट्टी बनाकर उसमें हर रोज 8 मिट्टी मीठी रोटियां पकाकर कुत्ते को डालनी चाहिए। यह उपाय भी 8 दिन लगातार होना चाहिए। इसका तर्क यह है कि मंगल के जहरीले हो चुके भोजन को उसने दुश्मन ग्रह केतु के हवाले करना है। केतु का कारक कुत्ता होता है। मैंने पूछा, ये तो बात हुई वंश को बर्बादी से बचाने की, क्या भाइयों को बचाने का भी कोई उपाय है? मंगल भाई का कारक होता है और जाहिर है कि 8वें घर का मंगल भाई के लिए शुभ नहीं हो सकता। वे कहने लगे, 8वें घर का मंगल होने से अगर छोटा भाई 4 या 8 साल बाद पैदा हो, तो उस भाई की जिंदगी बर्बाद होने की संभावना रहती है। उसकी उम्र भी खतरे में होती है। ऐसी हालत में अगर किसी विधवा औरत की सेवा की जाए, उसका आशीर्वाद लिया जाए, तो 8वें मंगल का बुरा प्रभाव यकीनी तौर पर कम हो जाएगा। इसका कारण है कि मंगल का सबसे बड़ा दुश्मन बुध है और 8वें घर के मामले में बुध एक विधवा औरत का प्रतीक है। इस घर में खुद ही कमजोर हो चुका मंगल अगर अपने दुश्मन को खुश रख सके तो उसका प्रभाव शुभ हो सकता है। एक और पहलू भी सामने रख दूं कि 18वीं सदी के एक विद्वान ज्योतिष गोपाल रत्नाकर का विचार है कि 8वें घर का मंगल मामों के लिए खराब है। पर मेरा तजुर्बा है कि ये प्रभाव उस हालत में ही हो सकता है जब मंगल और बुध दोनों 8वें घर में हो, अकेला मंगल नहीं। मैंने कहा, आपका मतलब है कि छठे घर का मालिक बुध जब तक 8वें घर में मंगल के साथ नहीं, तब तक मामों के लिए किसी बुरे प्रभाव का सवाल ही नहीं पैदा होता। छठा घर मामों का होता है, इसलिए उस बुरे प्रभाव के लिए छठे घर के मालिक बुध का 8वें घर के मंगल के साथ वास्ता जरूरी है। वे कहने लगे, बिल्कुल यही तर्क है और ऐसी हालत में अगर वह इंसान ननिहाल में रहेगा तो उसकी किस्मत कभी नहीं जाग सकती, साथ ही ननिहाल वालों की बर्बादी होती जाएगी। ये हुआ मंगल का विचार अष्टम में। अब हम देखते हैं कि जब बुध 8th हाउस में आता है, मरकरी जब 8th हाउस में आएगा तो उसको लाल किताब के अंदर किस तरीके से व्याख्या की गई है। बुध, मैं हैरान हुई जब देखा कि 8वें घर के बुध के लिए बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है कि इंसान की उम्र लंबी होगी, उसके पास बहुत जमीन जायदाद होगी, उसकी जुबान पर हमेशा सच होगा, उसकी कीर्ति फैलती चली जाएगी, वो जरूर मुंसिफ होगा या राजा।
जागीरदार सिर्फ अगर वो मीन राशि में ना हो, मीन राशि में होगा तो उम्र लंबी नहीं होगी। जिसके 8वें घर में बुध होगा वो गुप्त विद्या का ज्ञाता होगा, ऐसा भी कई जगह लिखा मिलता है। काटवे योगी की पुस्तक में बहुत सारे विद्वानों की राय दर्ज करने के बाद काटवे अपनी राय देते हैं, इसलिए खोज के ख्याल से वो पुस्तकें कीमती हैं। वहां एक ब्यौरा भी दर्ज है। कल्याण वर्मा के अनुसार 8वें घर के बुध वाला इंसान कीर्तिमान, कुलवान, राजा के समान प्रभावशाली होता है। वशिष्ठ के अनुसार वो दुष्ट, बुद्धि वाला, रोगी और सुखहीन होता है। पराशर के कहने के अनुसार उसका कोई मित्र बंधु नहीं होता, उसे कारावास भुगतना पड़ता है। और काटवे योगी लिखते हैं, देखना यह है कि बुध पुरुष राशि में है कि स्त्री राशि में। पुरुष राशि में हो तो सारे शुभ फल मिलते हैं, स्त्री राशि में हो तो सारे अशुभ फल। इस ब्यौरे ने मेरे मन में जो सवाल पैदा किए, उन्हें सुनकर पंडित जी कहने लगे, इस सारे ब्यौरे में बुध के रूप के बारे में बहुत ही आत्मविरोधी बयान है। मैं ये नहीं कहता कि प्राचीन विद्वानों का लिखा गलत है, पर मेरे ख्याल में बुध के बारे में इस सारे ब्यौरे को सही अर्थों में इंटरप्रेट कर फिर उसका एक जीता जागता रूप बनाना जो असाधारण इंसान की समझ में आ सके, जो साधारण इंसान की समझ में आ सके, बहुत जरूरी है। पारशर ऋषि 8वें घर में बुध होने को जेल जाने की निशानी कहते हैं। अकेले बुध से ऐसा होना संभव नहीं है। यहाँ बात को बारीकी से समझने की जरूरत है। बुध वाणी का कारक है। बुध आज की सामाजिक जिंदगी की धुरी है। संस्थाओं के कार्य इसी ग्रह के प्रभाव में होते हैं। मोटे तौर पर बुध के प्रभाव वाला व्यक्ति बहुत बातें करने का इच्छुक होता है। वो हमेशा दोस्तों मित्रों से घिरकर खुश रहता है, यानी पूरे तौर पर वह एक सामाजिक प्राणी होता है। 8वें घर में आने से बुध इस सामाजिक गहमा गहमी से वंचित हो जाता है और यह अकेलापन, मानसिक अकेलापन उसे इस तरह का तीखा एहसास देता है जिस तरह की आम आदमी सिर्फ जेल जाने की हालत में महसूस कर सकता है। मैं हंस दी। कहा, सो वो इंसान अपने एकाकी होने का बंदीवान हो जाता है। पंडित जी कहने लगे, दूसरी बात यह है कि बुध का इंसान को कीर्तिमान बना देना, उसे मुंसिफ बना देना या इंसान को गुप्त विद्या का ज्ञाता बना देना संभव है। ये बुद्ध के वस्फ है, पर इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हमें अपना मिथिहास समझना पड़ेगा। बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा की मोहब्बत ने उनके रिश्ते को रहस्यमय बना दिया था और इस रिश्ते में से बुद्ध का जन्म हुआ था। पर ये बच्चा बहुत खूबसूरत था, इसकी आंखों में अक्ल इल्म की लौ थी, इसलिए बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ने इसे अपने पुत्र स्वीकार कर लिया। सो बुद्ध का ज्ञानवान होना और मुंसिफ होना उसका वस्फ है, पर 8वें घर में ये बुद्ध ज्ञान की जगह गुप्त इल्मों का कारक हो जाता है। पंडित जी, आपके पास जो लोग आते हैं उनमें से कई होंगे 8वें घर के बुद्ध वाले, पर कभी गुप्त विद्या के ज्ञाता भी आए हैं? मैंने पूछा तो कहने लगे, मैंने इसकी एक बड़ी तगड़ी मिसाल देखी थी। मैं कनाडा में था, टोरंटो में। वहां एक दिन मेरी तकरीर थी ज्योतिष पर। तकरीर के बाद एक जवान और बड़ी खूबसूरत लड़की मेरे पास आई। उसकी नीली आंखें और गले के काले कपड़े ऐसे थे कि वो एक रहस्य में लिपटी नजर आ रही थी। वहां कनाडा में मेरे मित्रों ने मुझे मिलने की बड़ी फीस रखी हुई थी। वो लड़की जब वक्त मुकर्रर करके मुझसे मिलने आई तो आते ही उसने कहा, देखो पंडित जी, मैंने आपकी फीस नहीं देनी। मैं एक ब्यूटी सैलून में काम करती हूँ, वहां आप जब चाहो हजामत के लिए आ जाओ, मैं पैसे नहीं लूंगी। खैर ये तो छोटी सी बात थी, पता लगा कि उस लड़की खैर ये तो छोटी सी बात थी, पता लगा कि उस लड़की मिस एलिजाबेथ की वहां काफी मान्यता है। वह विचक्राफ्ट जानती है और लोग उसके पास दूर दूर से आते हैं। मैंने जब उसकी जन्म कुंडली देखी तो उसके 8वें घर में बुध था। सो 8वें घर का बुध ज्ञान का कारक तो है, पर ये ज्ञान गुप्त विद्या के साथ जुड़ा होता है और जादू टोना और काला जादू, खास तौर की तांत्रिक साधना भी इसके स्वभाव में ही आ जाती है। सो वाणी कारक बुध 8वें घर में वाणी का बड़ा गलत इस्तेमाल करता है। उसकी जुबान पर सच की देवी सरस्वती नहीं होती, वहां राहु बैठ जाता है। मैंने कुछ हैरानी में कहा, पंडित जी, शायद आपको याद हो कि एक दिन बातें करते हुए आपने पौराणिक हवाला दिया था कि देवी सरस्वती के 8वें घर में बुध है। फिर ये कैसे हो गया, सच और इल्म की देवी 8वें घर में बुध? पंडित जी हंस दिए, कहने लगे, वहां सरस्वती के 8वें घर का बुध उसके पति के साथ संबंधित है। 7वां घर पति का होता है और उससे अगला पति के धन का हो जाएगा।
इसलिए सरस्वती के 8वें घर का बुध वास्तव में उसके पति ब्रह्मा के धन का कारक है। ब्रह्मा के क्योंकि 5 सिर थे, इसलिए एक सिर का संबंध उसकी मानसिकता के साथ था। इसलिए एक बार जब ब्रह्मा ने शिवजी के आगे झूठ बोला, तो शिवजी ने गुस्से में आकर ब्रह्मा का एक सर काट दिया था। मैंने कहा, आप जरा अपनी लाल किताब की व्याख्या कर दीजिए। वो कहने लगे, लाल किताब के अनुसार बुध एक फूल है और 8वें घर में मुर्दा फूल हो जाएगा। सो इस हालत में कीर्ति की सुगंध फैलने की जगह अफवाहों और तोहमतों की गंध फैल जाएगी। जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में उस इंसान पर सच्ची या झूठी तोहमत जरूर लगेगी। यही बुध जब दूसरे घर में होता है तो कलम की नोक का कारक बन जाता है, जो कलम साहित्य सृजन का साधन बनती है। पर 8वें घर में ये बुध मुरझाया हुआ फूल बन जाता है और साहित्यिक या किसी तरह की सृजन की कीर्ति उस व्यक्ति की मौत के बाद फैलती है। सो तोहमतें जीते जी और यश मौत के बाद। मैं बुद्ध के इन वस्त्रों के रंगों में उतरी हुई थी जब पंडित जी ने कहा, बुद्ध बुआ, बहन और लड़की का भी कारक होता है, बहुत बड़ा कारक। अब आप पूछेंगे बहुत बड़ा कारक क्यों? बात यह है कि हमारी अब तक के सारे ज्योतिष ग्रंथों में कारकों को सिर्फ बयान किया गया है, पर हर कारक वस्तु में उस ग्रह का कितना अंश होगा, इस बात पर जोर नहीं दिया गया। कारकों को ठीक तरह से समझने के लिए ये देखना होगा कि खून के रिश्तेदारों में उस ग्रह संबंधी कारकों का 100% प्रभाव होता है, पशु पक्षियों में 50%, पेड़ पौधे में 25% और बिल्कुल बेजान वस्तु में पत्थर मिट्टी आदि में 10% होता है। मैंने पूछा, कीमती नगों और रंगों के कारक की गिनती भी पत्थर मिट्टी में शामिल है? वे कहने लगे, बिल्कुल शामिल है। इन कारकों में भी सिर्फ 10% प्रभाव होता है। ये 8वें घर का बुध बुआ, बहन और लड़की में से किसी एक पर जरूर बुरा प्रभाव डालेगा। ये 100% प्रभाव की मिसाल है। मैंने पूछा, पक्षियों में से बुध का कारक कौन सा है? वे कहने लगे, बुध का कारक है तोता। तो 8वें घर के बुध वाला अगर घर में तोता पाल ले तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तोता रखने से उसने 8वें घर के बुध को और तगड़ा कर दिया। अब लो पेड़ों की बात, बुध का कारक केले का पेड़ है, सो घर में केले का पेड़ लगाना बुरा प्रभाव देगा, पर यह प्रभाव 25% होगा। इसी तरह बेजान वस्तु में बुध का कारक पन्ना है, सो उसे पहनने से 10% बुरा प्रभाव होगा। मैंने कहा, पंडित जी, 8वें घर के बुध का कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा, 8वें घर के बुध का एक उपाय है कि किसी हिजड़े को सफेद रंग की कमीज देना, साथ ही काली जुराबे भी। मैंने पूछा, अब इन दोनों बातों का तर्क बताइए। वे कहने लगे, यहाँ कमजोर बुद्ध को सहारा देने के लिए उसके मित्रों की मदद चाहिए। हिजड़ा बुद्ध का कारक है, सफेद कमीज शुक्र की कारक है और काली जुराबे शनि के कारक। ये दोनों ग्रह शुक्र और शनि बुध के मित्र हैं। इसके अलावा साबुत मूंग सुर्ख तांबे की गड़वी में डालकर चलते पानी में बहा देना भी एक अच्छा उपाय है। मैंने कहा, हरी मूंग तो बुध की कारक हो गई, सुर्ख तांबे की गड़वी सूर्य की कारक, पर उसे पानी में क्यों बहाना? वे कहने लगे, पानी चंद्रमा का कारक है, सो बुध की वनस्पति हरी मूंग को सूर्य के हाथों में देकर चंद्रमा को अर्पित करना है। यहाँ क्योंकि चंद्रमा सूर्य का मित्र है और सूर्य बुध का मित्र, सो जब सूर्य अपने मित्र को अपने ही मित्र चंद्रमा के हवाले करेगा और सूर्य बुध का मित्र, सो जब सूर्य अपने मित्र को अपने ही मित्र चंद्रमा के हवाले करेगा तो चंद्रमा एक ममतामय मां बृहस्पति, कर्क राशि का बृहस्पति उच्च का होता है। इसके साथ नीच का मंगल आ जाए तो उसकी भी नीचता भंग हो जाती है। पर 8वें स्थान में बृहस्पति के बुरे फल पड़ते हुए मैंने ये भी जाना कि रावण की मौत का कारण अष्टम का बृहस्पति था, कर्क राशि का। हैरान थी कि कर्क का बृहस्पति जो बड़ा शुभ होता है, अष्टम में आकर इतना शुभ क्यों हो जाता है। हालांकि ये बात सामने थी कि 6ठे, 8वें और 12वें स्थान के ग्रह अगर पाप ग्रह हो तो शुभ फल देते हैं। तो भी कर्क के बृहस्पति की तासीर पढ़कर मैंने पंडित जी से इसकी तफसील पूछी तो कहने लगे, 8वें घर में बृहस्पति के प्रभाव को समझने के लिए हमें रावण के किरदार को समझना होगा। रावण की साधना से हुई प्राप्ति को, उसकी शक्तियों को हम सभी जानते हैं, पर इन शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए नहीं अपितु दूसरों के दमन के लिए था। 8वें घर में देवगुरु ऐसी साधना का कारक हो जाता है जो गुप्त रूप में की जाए और जिसका मकसद दुनियावी तौर पर कोई सत्ता, शक्ति, पैसा हासिल करने के लिए हो। एक प्राचीन ज्योतिष गोपाल रत्नाकर बृहस्पति के 8वें घर में होने का एक फल ये भी बयान करते हैं कि ये लोग किसी भी तरह की विद्या पैसे लेकर ही देते हैं।
सो 8वें घर में देवताओं का गुरु बृहस्पति, जो खुद खजाने का मालिक है, कुंडली के दूसरे घर का धन स्थान का कारक है, वो अपना पेट भरने के लिए एक बेचारा सा दूसरों को ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर बन जाता है। मैंने कहा, पंडित जी, आखिर वो देव गुरु है, समय पड़ने पर छोटे हल्के काम तो करता होगा, पर उसकी आत्मा को तो तोहमत नहीं लगती होगी। उसका शुभ जरूर किसी जगह शुभ रहता होगा। वे कहने लगे, मेरे तजुर्बे के मुताबिक 8वें घर का बृहस्पति मौत से संबंधित धन की प्राप्ति का कारक जरूर रहता है। इसका ताल्लुक उसके पूर्वजों की दौलत के साथ न भी हो, तो बीमा कंपनी में काम करने के कारण उसका ताल्लुक दूसरों की मौत के कारण उसके वारिसों से मिली जायदाद हो जाता है और उसकी कमीशन की सूरत में उसे आर्थिक मदद मिल जाती है। सो उस कमाई का ताल्लुक किसी न किसी तरह मौत से जुड़ जाता है। और जो बात आपने बृहस्पति के देवगुरु होने की कही, उसका प्रभाव बृहस्पति के 8वें घर में होने से खत्म नहीं होता, पर उसकी सूरत बदल जाती है। लाल किताब के मुताबिक 8वें घर के बृहस्पति को खुदाई सहायता वाला बुजुर्ग माना जाता है, या वह किसी देवी सहायता का कारक बन जाता है। पर ये दिव्य सहायता उस समय ही मिलती है जब इंसान बड़ी मुश्किल घड़ियों में से गुजर रहा हो। उस समय बृहस्पति उसकी डूबती नाव को बचाने के लिए खुद ही चप्पू चलाने लग पड़ता है। एक मिथ्याहासिक कहानी के अनुसार बृहस्पति ने 1000 बरस शिव की आराधना की। शिव ने खुश होकर उसे जीव का देवता बना दिया। जीव जो ज्ञान का ग्रह था, बाद में बृहस्पति के नाम से ही जीव ग्रह को बुलाया जाने लगा। एक बार बृहस्पति ने गर्भवती ममता नाम की स्त्री के साथ संभोग किया और इसकी सजा के तौर पर उसकी प्यारी पत्नी तारा ने चंद्रमा से नाता जोड़ लिया। आपको पता है, आपको पता ही है कि इस संबंध से बुद्ध का जन्म हुआ था। सो 8वें घर में आए बृहस्पति में किसी न किसी तरह की गिरावट का अंश जरूर आ जाता है। मिसाल के तौर पर किसी बड़ी उम्र की गर्भवती स्त्री के साथ उसके संबंध की संभावना पैदा हो जाती है, जिसका आखिरी नतीजा लाभ हानि दोनों की सूरत में हो सकता है। हानि इस तरह की उसकी कीर्ति पर एक काली छाया पैदा हो जाती है, और लाभ इस बात का कि उस अमीर औरत की दौलत उसे मिलती है, पर उस औरत की मौत के बाद। 8वें घर का बृहस्पति उम्र की ओर से कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता, पर संतान पक्ष से कुछ चिंता फिक्र जरूर पैदा करता है। कई हालतों में पिता से किसी दूर जगह पर रहने के कारण पिता की सेवा का मौका हासिल नहीं कर सकता, या जरूरत के वक्त पिता की मदद करने से असमर्थ हो जाता है। इस तरह की मामूली चिंता के अलावा यह बृहस्पति संतान के लिए कोई बुरा प्रभाव नहीं रखता। तजुर्बे के मुताबिक 8वें घर में बुध हो तो वह पुत्र पर तो बुरा प्रभाव नहीं डालता, पर बेटी के लिए कोई रोग पैदा कर सकता है, खासकर मानसिक रोग। 8वां स्थान जमीन दोज वस्तुओं का कारक है, और अगर वहां बृहस्पति हो तो वो किस तरह की जमीन दोज वस्तुओं की प्राप्ति करवाएगा। मैंने पूछा तो वो कहने लगे, वह जमीन दोज खजाने तक की प्राप्ति करवा सकता है। इसलिए यहाँ मौत के अंधेरे घर में भी बृहस्पति के ज्ञान की ज्योति जलती रहती है। खनिज पदार्थों की खोज करने वाले इंसानों के लिए ये बड़ा शुभ प्रभाव देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि अगर 8वें घर के बृहस्पति को राहु का साथ मिल जाए तो अपनी रोजी कमाने के लिए इंसान को किसी जद्दोजहद की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा, पंडित जी, बृहस्पति का मित्र तो केतु कहा जाता है, राहु नहीं, फिर ये कैसे घटता है। वे कहने लगे, हाँ, ये बात ठीक है, बृहस्पति खुली हवा है और राहु अन्य घरों में, खासकर 12वें घर में उसके श्वास को बंद करता है, पर 8वें घर में जो पाताल का घर है, वहां वह बृहस्पति के श्वासों को जोखिम नहीं पहुंचा सकता। यहाँ बृहस्पति खुद ही शमशानों का महात्मा होता है, जो जलती चिताओं के सामने बैठकर अपने ज्ञान को बढ़ाता है, और राहु एक भौतिकवादी उस समय उसके पैरों के आगे झुक जाता है और जरूरत की वस्तुएं खुद ही लाकर बृहस्पति के चरणों में रख देता है। इसलिए रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आराम की रोटी मिल जाएगी। यहाँ राहु उस चेले जैसा हो जाएगा जो खुद ही औरों के घर से रोटी लाकर इस शमशान के महात्मा को अर्प देगा। मैंने पूछा, पर अगर यहाँ राहु की जगह केतु हो तो, यानी चेले की जगह मित्र हो तो। पंडित जी कहने लगे, तो बृहस्पति शमशानों में रहकर भी गुरु गद्दी का मालिक बन जाता है। बृहस्पति, जैसा कि मैंने कहा था कि खुदाई मदद का कारक है, और केतु दुनियावी मदद का। यहाँ दोनों मिल बैठे लोक परलोक दोनों के फल को खराब होने से बचा लेते हैं। मैंने कहा,
अब पंडित जी शमशानों के इस महात्मा के असर को शुभ करने के लिए इंसान के लिए कोई उपाय भी बताइए। वे कहने लगे इसका सबसे अच्छा उपाय इस मंदिरों और खजानों के मालिक बृहस्पति को फिर उसकी अपनी जगह पर स्थापित करना होता है। कुंडली का दूसरा घर धन और खजाने के अलावा धर्म स्थल भी होता है। सो 8वें घर से इस शमशान के साधु को धर्म स्थल पर लाने के लिए हल्दी की 8 गांठें मंदिर में देनी चाहिए। मैंने पूछा, आपने जिक्र किया था कि गर्भवती महिला से उसे एक श्राप मिला था और उस तरह के कर्म कभी न कभी उस व्यक्ति के साथ भी घटते हैं जिसके 8वें घर में बृहस्पति हो। हाँ, क्या जो उपाय आपने बताया है उससे वो इंसान श्राप मुक्त हो जाएगा? वे कहने लगे, नहीं, इस तरह की हालत में एक और उपाय की जरूरत पड़ेगी। वह उपाय है 8 वीरवार यानी थर्सडेज लगातार कच्चे सूत को हल्दी में रंग कर पीपल के दरख्त के साथ बांधना। इस उपाय के बारे में आप सोचेंगे कि इसका किसी बदनामी से बचने के साथ क्या संबंध है? बात यह है कि कच्चा सूत शुक्र का कारक होता है, हल्दी बृहस्पति की, पीपल भी बृहस्पति का। सो शुक्र जो स्त्री का कारक होता है उसे पूरे तरह से बृहस्पति के रंग में रंगा शुक्र बृहस्पति जैसा हो जाएगा, फिर किसी बदनामी का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं हंस दी, कहा, सो शुक्र भी राम रंग रस भीनी चदरिया ओढ़ लेता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए 3 प्लैनेट्स। तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे।